पैरामेडिकल को क्लियर करने के सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट उसमें आएगा इस पर फोकस करना। भारत का वर्तमान, फिर हम इसमें क्लियर करेंगे कि वर्तमान में क्या क्या पूछेगा, क्या समझे, भारत का वर्तमान, और उसके बाद भारत के प्रथम, क्या पूछेगा, भारत के प्रथम पूछेगा। उसके बाद ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना क्या पूछेगा, ऐतिहासिक घटना पूछेगा, जो कि मतलब बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल रूप से हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक घटना। और ऐतिहासिक घटना एक बहुत पहले का भी और एक अभी का भी, एक बहुत पहले का भी और एक प्रेजेंट का भी, दोनों का देखेगा। वर्तमान की घटना है, वर्तमान की घटना है, ठीक, ऐतिहासिक घटना है, वर्तमान की घटना है। उसके बाद सरकार द्वारा चलाई गई योजना, सरकार द्वारा चलाई गई योजना, ये भी आएगा, सरकार द्वारा चलाई गई योजना। एक आपका कॉलम होगा क्या, सरकार द्वारा चलाई गई योजना, इस पर बात होगा। और उसके बाद सरकार द्वारा चलाई गई योजना हो जाएगा, भारत का वर्तमान हो गया, भारत के प्रथम हो गया, ऐतिहासिक घटना हो गया, वर्तमान की घटनाएं हो गया, सरकार द्वारा चलाई गई योजना। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी सरकार द्वारा नियम, यानी स्वास्थ्य संबंधी सरकार द्वारा जो भी नियम लागू किए गए हैं उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। उसके बाद अब देखिए, ये हो गया कि भारत के वर्तमान, भारत के प्रथम। अब देखिए, एक तो हो गया कि भारत के प्रथम कौन है कि नहीं। अब एक आता है क्या कि भारत के प्रथम में भी कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कि भारत के प्रथम में कौन है, आएगा क्वेश्चन क्या, कौन, ठीक। एक होता है क्या, कब, कब, ठीक। एक होता है क्या, जाने आने वाला, जाने आने वाला। जैसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब थे, ठीक ना। और जैसे कि चंद्रमा पर प्रथम बार जाने वाला है कि नहीं, दुनिया में सब पहली बार, पूरी दुनिया का चक्कर काटने वाला पहला व्यक्ति, पूरी दुनिया को ढूंढने वाला, भारत को ढूंढने वाला पहला व्यक्ति। इस ढंग से इस तरह से क्वेश्चन आता है भारत के प्रथम में, क्या समझे। ये सब चीजों को कंप्लीट करना है, क्या समझे। अब देखिए आता है क्या, ऐतिहासिक घटना में, ऐतिहासिक घटना में ईस्वी भी हमको कंप्लीट करना है, और वो घटना में क्या क्या हुआ और घटना में कौन कौन था उसको क्लियर करना है। फिर उसके बाद वर्तमान में जो जो जानकारी वाली घटना है, जो कि हायर स्टैंडर्ड वाली घटना होती है, उस पर अध्ययन करेंगे वर्तमान में, ठीक। सरकार द्वारा चलाई गई योजना, सरकार द्वारा चलाई गई, अपन खराब नीचे खोल, सरकार द्वारा चलाई गई योजना। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, स्वास्थ्य संबंधी सरकार द्वारा चलाए गए नियम, क्योंकि हम एग्जाम किसका दे रहे हैं, पैरामेडिकल का, और उसमें जुड़ा हुआ पॉलिटेक्निक भी हो सकता है, इसमें स्वास्थ्य के विषय में हो जाए, ठीक ना। अब देखिए, ये सारी चीजें आपका क्लियर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। हिस्टोरिकल जितने भी क्वेश्चन है और जो भी नॉर्मल वर्तमान के जो भी घटनाएं हैं उसमें इसमें क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। एक ये आपका क्लियर हो गया। अब चलेंगे बात करेंगे साइंस में, किसमें बात करेंगे, साइंस में बात करेंगे। बात करेंगे हम साइंस में, किसमें बात करेंगे, साइंस में। देखिए साइंस में कहता है क्या, ये साइंस में आता है क्या, फिजिक्स, पहले हम फिजिक्स किसको लें, PHYSICS, फिजिक्स। केमिस्ट्री CHEMISTRY, ठीक। केमिस्ट्री। बायोलॉजी का स्पेलिंग BIOLOGY। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी।
अब देखिए फिजिक्स में क्या क्या आएगा और केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा और बायोलॉजी में क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम बात करें किसका, फिजिक्स का बात करेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या आ सकता है। ठीक, फिजिक्स में देखिए आता है क्या कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक आता है आई पर, आई, आई पर क्वेश्चन आएगा। आंख पर, आंख पर क्या क्वेश्चन आएगा, आंख पर देखिए क्वेश्चन आएगा क्या कि आंख में दान क्या करते हैं, डोनेट क्या करते हैं आई पर। उसके बाद उस आंख में क्या होता है, दोष कितने होते हैं, फॉल्ट, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब आएगा। ठीक, आंख में दोष आएगा, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। ठीक, एक आएगा क्वेश्चन क्या, देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, ये आएगा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। अब इसी से जुड़ा हुआ देखिए ये हो गया, ये क्या होगा, डोनेट वाला क्वेश्चन आ सकता है, दोष वाला क्वेश्चन आ सकता है। दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, है ना। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखता है और नजदीक का नहीं दिखता, और निकट दृष्टि दोष में नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं। तो दूर दृष्टि दोष में दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो उसमें क्या करेंगे हम, नजदीक की चीजों को दूर कर देंगे। तो वैसा लेंस लगाएंगे जो कि नजदीक की चीजों को दूर कर देता है, ताकि हमको दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। तो जो चीजें हम दूर कर देंगे वो दिखेगा, जो चीजें नजदीक रहेगा नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वैसा लेंस लगाएंगे जो कि उसको दूर कर देगा। अब तक किस लगाएंगे, अगर हमको दूर दृष्टि दोष है तो हम उसमें लगाएंगे क्या, उत्तल लेंस। अगर हमको निकट दृष्टि दोष है तो हम उसमें लगाएंगे क्या, अवतल। नहीं समझा, दूर दृष्टि दोष में बंदे को दूर का दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं। जब नजदीक का नहीं दिख रहा है तो हम वस्तु को दूर कर देंगे, नहीं दिखेगा। वस्तु को दूर करना है तो वस्तु को दूर कौन करता है, उत्तल लेंस। समझ गए बात को, ये टेक्निक है इसमें। तो आई पर क्वेश्चन आएगा, डोनेट वाला क्वेश्चन आ सकता है, दोष वाला क्वेश्चन आ सकता है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी आ सकता है। ठीक, अब देखिए ये आई पर क्वेश्चन हो गया। अब इसी में आई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा लेंस पर। किस पर आएगा, लेंस पर क्वेश्चन आएगा। लेंस पर क्वेश्चन क्या आएगा, क्या लेंस आएगा, मिरर आएगा, है कि नहीं। मिरर को पर क्वेश्चन आएगा। मिरर पर क्वेश्चन क्या क्या आएगा, देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, तीन। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। ठीक, और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। ठीक, तो लेंस पर क्वेश्चन आएगा और मिरर पर क्वेश्चन आएगा। ठीक, लेंस पर क्वेश्चन आएगा और मिरर पर क्वेश्चन आएगा। ठीक, और उसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है, उभरा हो तल किसे कहेंगे, है ना। ऑप्शन आएगा उत्तल, अवतल, समतल, में कोई नहीं, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो लेंस पर इस ढंग का क्वेश्चन आता है, और इसमें प्रकाश गुजारने वाला क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि उतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देगा, और नॉर्मल पैरामेडिकल है तो उसमें हायर क्वेश्चन नहीं डालेगा उसमें। ठीक, एक लेंस पर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिजिक्स में आपका क्वेश्चन आएगा क्या, किरण पुंज वगैरह तो जानते ही है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकीर्णन जानते हैं, प्रकीर्णन कैसे होता है कि नहीं। और सूर्य से आने वाली किरणें किस क्रम में आती है, समांतर रेखा में आती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें क्या आती है, समांतर क्रम में आती है। उसके बाद फिजिक्स में आपका क्वेश्चन आएगा क्या, कि मैथ वगैरह तो आप जानते ही हैं, मैथ का क्वेश्चन आएगा उसमें फिजिक्स में। और फिजिक्स में आएगा क्या, विद्युत धारा से क्वेश्चन आएगा। किससे क्वेश्चन आएगा, विद्युत धारा से भी क्वेश्चन आएगा। ध्यान से बात करेंगे कौन सी, क्रांति कोण में। क्रांति कोण में हीरा का क्रांति कोण पूछेगा और पानी का क्रांति कोण। हीरा क्रांति कोण कितना होगा, 24.4, और पानी का क्रांति कोण कितना होगा, 48.5। ठीक, अब देखिए इसके आगे पढ़ेंगे क्या, कि फिर उसमें आता है क्या, एसआई मात्रक। क्या आता है, एसआई मात्रक। तो मात्रक पढ़ेंगे, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक में किसका हो सकता है, ज्यादातर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या आता है, मीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आयतन का एसआई मात्रक, मीटर क्यूब। आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। उसके बाद घनत्व का
घनत्व का ऐसा मात्रक होता है क्या? केजी मीटर माइनस क्यू, ठीक। और इसमें आएगा त्वरण का, इसका आएगा त्वरण का आएगा मीटर पर सेकेंड पावर माइनस 2 स्क्वायर। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन आएगा। क्षेत्रफल पर आएगा और आयतन का ऐसा है मात्रा मीटर क्यूब, घनत्व का आएगा क्या? केजी मीटर पर पावर माइनस क्यू आएगा, ठीक। उसका त्वरण का आएगा। तो ये सब क्वेश्चन आएगा, इसमें आएगा ऐसा ही मात्रा नहीं। हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव का। किसका बात करेंगे? पृष्ठ तनाव, ठीक। पृष्ठ तनाव की बात करेंगे। अगर पृथ्वी का सतह ऐसे हो प्लेन सीधी, तो ये क्या होती? बारिश की बूंदें गोल नहीं है। बारिश की बूंदें गोल किसके कारण होती है? पृथ्वी जो गोल रूप में है उसका पृष्ठीय भाग एक तनाव में है। जैसे किताब नॉर्मल है, ऐसे कर देंगे, इसके पृष्ठ का क्या हो जाएगा? तनाव हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? तनाव आ जाएगा। तो होता है क्या? देखिए, जब बारिश की बूंदें ऐसे गिरती है, ठीक, तो इस पर प्रेशर पड़ता है। इसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, इसका प्रेशर सबसे ज्यादा, अब इसका प्रेशर सबसे ज्यादा, इससे थोड़ा कम इसका, इससे थोड़ा कम इसका, फिर इससे थोड़ा कम, फिर और थोड़ा कम, फिर और थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, ऐसे होता जाएगा, कम होता जाएगा। सेम प्रोसेस इधर भी, इसका ज्यादा, इसका थोड़ा कम, थोड़ा और कम, और कम, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम, ऐसे होता जाता है। क्या समझे? इसके कारण बारिश की बूंदें क्या आती है? राउंड शेप में आ जाती है। किस में आती है? गोल शेप में आ जाती है। ये था किसका टॉपिक? पृष्ठ तनाव। एक क्वेश्चन आता है क्या? केसी का तनाव। केसी का, इसमें क्या आता है? कैपिलरिटी। केसी तत्व में क्या होता है कि जो आप लैंप जलाते हैं, क्या जलाते हैं? लालटेन जलाते हैं, तो वो जो तेल ऊपर चढ़ता है, क्या चढ़ता है? तेल ऊपर चढ़ता है। वो किस तरह चढ़ता है? किस क्रिया के द्वारा चढ़ता है? केसी तत्व के कारण। लालटेन में जो नीचे जो पलीता, क्या बोलते हैं उसको? पलीता बोलते हैं। कागज आगे लकड़ी आती है, कपड़ा का जो होता है ना, वो इस ढंग से, इसको बाती बोलते हैं। ये बाती जो लगा हुआ रहता है, और इसमें हम क्या भरते हैं? केरोसिन। क्या भरते हैं? केरोसिन। तो ये जलता है यहाँ, जलता है यहाँ। उसके नीचे क्या आग लगता है? नहीं लगता है। वो उसको, उसमें जो लोहे का जो प्लेट लगा होता है, इसको कस के पकड़े हुए रहता है। ये यहीं पर जलते रहता है। क्यों पता है? क्योंकि कोई भी चीज, जैसे कि पेड़ का जड़ जमीन के नीचे टहलता है, जमीन के नीचे फाड़ते हुए नीचे जाता है। क्यों पता है? क्योंकि उसको क्या चाहिए? उर्वरा चाहिए। उर्वरा, मिट्टी में क्या ढूंढता है? उर्वरा। अगर वो उर्वरा को खींच लेता, अगर वो उर्वरा को खींच लेता तो परफेक्ट वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं रहता। वो अगर उर्वरा गीले रूप में होती मिट्टी में तो वो खींच लेता, जरूर संश्लेषित कर लेता, पानी के साथ खींच लेता, सोख लेता, लेकिन वो खींच नहीं पाता। इस कारण से वो जड़ को वहां तक पहुंचाता है, जगह तक। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो बाती लगी हुई रहती है, इसमें क्या होता है कि वो तेल में डूबी हुई रहती है, ठीक। तो यहां जलती है, तो ये क्या होता है? ऑटोमेटिक यहां पर क्या होता है? यहां जलने के कारण यहां पर तेल खत्म होता है, वहां पर तेल क्या होता है? जल जाता है। तो नीचे से तेल ऊपर की ओर फिर चढ़ता है। एक नियम होता है क्या कि गीले क्षेत्र में जब पानी रहता है और इस क्षेत्र को, जब ये क्षेत्र सूखा रहता है, तो ये क्षेत्र ऑटोमेटिक इसको क्या करने लगता है? गीला करना चाहता है। ये क्षेत्र इसको गीला करना चाहता है और ये क्षेत्र इसको क्या करना चाहता है कि मतलब सूखा करना चाहता है। इस कारण से दोनों में मेंटेन होते रहता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर तेल जलता है, तेल खत्म होता है, तो वो ऊपर चढ़ते रहता है। इसी को बोलते हैं क्या? केसी का। वायुदाब की पहली गणना किसने किया था? वॉन ग्यूरिक। वायुदाब की पहली गणना किसने किया था? वॉन ग्यूरिक ने किया था। किसने किया था? वॉन ग्यूरिक। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्या पता है? 1 पास्कल बराबर 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर
स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, वायु दाब को मापने वाला यंत्र, वायु दाब को मापने वाला यंत्र, एग्जाम आता है क्या, वायु दाब को मापने वाला यंत्र, वायु दाब को मापने वाला यंत्र, इसमें क्या होगा, बैरोमीटर। क्या होगा, बैरोमीटर। ठीक, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या होगा, बैरोमीटर। बाकी देखिए आप फिजिक्स का लगभग क्वेश्चन आप डील कर ही चुके हैं, है कि नहीं। और किरणों की खोज किसने किसने किया था पता है आप लोग को, किरणों की खोज में पूछेगा क्या, गामा किरणों की खोज किसने किया, गामा किरणों की खोज किसने किया, लिख लीजिए बैकुरल। गामा किरणों की खोज किसने किया, बैकुरल, हेनरी बैकुरल। एक्स किरणों की खोज किसने किया, रॉन्टजन। एक्स किरणों की खोज किसने किया, रॉन्टजन ने किया था। और पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था, रीटर। लिख लीजिए इसको, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था, रीटर। देखिए किरणों की खोज करता में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, गामा किरणों की खोज, गामा किरण किसने खोजा था, हेनरी बैकुरल। गामा किरण की खोज किसने किया, हेनरी बैकुरल। एक्स किरण की खोज किसने किया था, एक्स किरण की खोज रॉन्टजन। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने किया था। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था, यूवी रे जिसको बोलते हैं, यूवी रे। अंग्रेजी में कंफ्यूज मत होइए, पराबैंगनी किरण इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरण, यूवी रे। इसको खोज किसने किया था, रीटर ने किया था, रीटर। उसके बाद दृश्य विकिरण, यह भी क्वेश्चन आता है। दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था, विकिरण की खोज किसने किया था, न्यूटन। इससे पहले कितना लोग पैरामेडिकल दे चुके हैं, क्यों लोग पैरामेडिकल इससे पहले आप दिए थे, आप दिए थे, कोई नहीं। ध्यान दे, दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया, अवरक्त विकिरण की खोज, अवरक्त विकिरण की खोज क्या था, हर्शेल। अगर एक भी क्वेश्चन आता है समझते हैं 5 नंबर खटा होगा, है कि नहीं, तो इसलिए छोड़ना नहीं है। दीर्घ रेडियो तरंगे, लॉन्ग रेडियो वेव्स, है कि नहीं, दीर्घ रेडियो तरंगे। देखिए अक्सर होगा क्या कि होता है क्या कि जो क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आए, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आए उसको इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदी शब्द होते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएगी, तो आपको हिंदी में अंग्रेजी में आपको आसानी समझ में आएगा। अगर अंग्रेजी में ना समझ में आए हिंदी में तो आप देख ही रहे, दोनों में आए तो जय श्री राम। दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे खोज किसने की था, मार्कोनी। मार्कोनी, मैथ्स मार्किंग रहता नहीं है, पकड़ के तोड़ देना, है कि नहीं। तो दीर्घ रेडियो तरंगे क्या होता है, मार्कोनी। लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, इसकी खोज किसने किया था, हेनरिक हर्टज, हेनरिक हर्टज। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक भी आ गया समझते कट जाएगा। अगर किरण की बात चर्चा हुई तो इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन गिरेगा ही गिरेगा, और उसमें एक भी आया तो 5 नंबर खटा। 0 डिग्री सेल्सियस बात करेंगे, फॉरेन हाइट की बात करेंगे, क्या करेंगे, फॉरेन हाइट की बात हो गया। उसके बाद क्या होगा, केल्विन का। इसको देख क्लिक करेंगे फटाफट, जल का जमना, क्या होगा, जल का जमना। जल का जमना कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और फॉरेन हाइट में 32, और उसके बाद केल्विन में कितना 273, कितना 273 जल का। ठीक, उसके बाद बात करेंगे क्या, कमरे का तापमान, कमरे का 0 के ज्यादा रहना है कमरे का ताप। ध्यान से कमरे का ताप पढ़ेंगे क्या, सामान्य पढ़ेंगे, सामान्यता नॉर्मल, नॉर्मल पढ़ेंगे। कमरे का तापमान कहते हैं कितना होता है 27, और अगर फॉरेनहाइट में बात करें कितना 80.6। उसके बाद वही केल्विन की बात करें 300। कमरे का तापमान होगा कितना 27 डिग्री सेल्सियस में, और फॉरेनहाइट में 80.6, और केल्विन में कितना होगा 300। उसके बाद बात करेंगे मानव शरीर का तापमान, क्या होता है, ह्यूमन बॉडी
टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर फॉरेनहाइट में बात करें तो कितना? 98.6 होगा। और वही केल्विन की बात करें तो 310। कितना होगा? 310। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे जल का उबलना। क्या बात करेंगे? जल का उबलना। बात करेंगे जल का उबलना, इसमें होता है क्या? सेल्सियस में बात करेंगे तो 100, सेल्सियस में बात करेंगे तो 100, फॉरेनहाइट में बात करेंगे कितना? 212। उसके बाद अगर केल्विन में बात करेंगे 373। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अगर कुछ आ सकता है फॉरेनहाइट में आ जाए, सेल्सियस में आ जाए तो ये कलेक्ट जाएगा, है कि नहीं? लगभग यही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है, वो भी दर्पण पड़ता है, जो वस्तु जैसे प्रकाश आती है, कहां? अगर वस्तु अनंत पर हो, वस्तु क्या हो? एफ पर हो, वस्तु क्या हो? केंद्र पर हो। ये सब जानते हैं आप लोग? हाँ, तो ध्यान दीजिए। तो हम इसी के बारे में जानेंगे कि वस्तु किस जगह पर रखेंगे तो उसका फोकस कहां बनेगा, इस पर बनेगा। ठीक है। अनंत पर हो, वस्तु कहां हो? अगर वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। ये बात कर रहे हैं हम अवतल दर्पण। किस में बात करेंगे? अवतल दर्पण में बात करेंगे। किसमें? अवतल दर्पण में। दर्पण है अवतल, अवतल। ध्यान दीजिए। तो अवतल दर्पण में बात करेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण की बात करेंगे अगर वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? फोकस पर होगी। फोकस पर। आकार क्या होगा उसका? छोटा। आकार क्या होगा? छोटा, यानी बहुत छोटा होगा। छोटा नहीं, बहुत छोटा, बहुत छोटा आकार होगा उसका, बहुत छोटा। और प्रकृति उसका क्या होगा? उल्टा व वास्तविक। उल्टा व वास्तविक। ठीक। ध्यान दीजिए, खटाखट नोट करते जाइए। अगर वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो तब, अगर वस्तु क्या हो? वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो, अनंत के बीच। अगर वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो तब क्या होगा? अगर वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के, ध्यान दीजिए, गप मत करिए, ध्यान दीजिए। ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम बकायदा हम फिगर बना के समझेंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए। वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच अगर वस्तु हो, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच अगर वस्तु हो, एकदम सिंपल देखिए। यहाँ ये है तो ऐसा हो, ये है, ये दर्पण है। ठीक, ये दर्पण है। यहाँ पर सी, यहाँ एफ और यहाँ पी केंद्र। ठीक, ये दर्पण है। यहाँ पी, एफ और सी, सी मतलब केंद्र। ये एक तरह से गोलीय दर्पण है। क्या ये? गोलीय दर्पण है। यहाँ केंद्र, फोकस और ये क्या है? दर्पण का केंद्र, ध्रुव। दर्पण का क्या हो गया? ध्रुव, पी। अब देखिए यहाँ पर कहता है क्या कि अगर वस्तु कहां हो? अनंत और फोकस वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो हम इसको और पीछे लाएंगे। अनंत यहां, ठीक। अब यहां पर है तो यहां से कितना किरण? 2 किरण। किसी वस्तु को देखने के लिए कम से कम कितना किरण चाहिए? 2 किरण चाहिए। एक सीधी रेखा में दर्पण की ओर और एक वक्रता केंद्र की दिशा में। किसमें? वक्रता केंद्र से होते हुए है। हाँ, एक वक्रता केंद्र की दिशा में। ठीक, एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। ठीक, इस कारण से अब ये जो है एक यहां से टकराएगा और इस तरफ आएगा। ठीक, समझ बात करो। तो ये बन गया आपका
ठीक, जहां दो किरणें टकराएगी और दो किरणें और वक्रता आती है, जो मुख्य अक्ष और दो किरणें जहां टकराएगी उतने दूर का क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब, उतने दूर का आपका क्या बनेगा प्रतिबिंब, ए डैश और बी। ठीक, तो इस तरह से वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यहाँ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा प्रतिबिंब, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। क्लियर? ऐसे होगा। इसको लिख लीजिए छोटा, उसके बाद उल्टा व वास्तविक, उल्टा व वास्तविक, उल्टा व वास्तविक। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम करेंगे वक्रता केंद्र पर अगर रहे तो, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु आ गया है, अब उछल करके पहले अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था, ठीक, पहले क्या था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था, अब वो कूद के आ गया कहां पर वक्रता केंद्र पर। अब जब वक्रता केंद्र पर आ गया तो वहां पर क्या बनेगा, वहीं पर बनेगा, सेम बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और ये बनेगा कहां पर वक्रता केंद्र पर ही, ठीक, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और आकार क्या होगा, समान आकार का होगा, क्या होगा ये समान आकार का, ये समान आकार का बनेगा। और उल्टा व वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा उल्टा व वास्तविक, उल्टा व वास्तविक। ध्यान दीजिए, 2 दिन आप लोग को क्लास मेहनत करना है, क्या समझे, कल तो निकलना ही है ना, परसों निकलना है, कल निकलते बड़ा दूर हो गए। अगर फोकस पर रहेगा, क्या रहेगा फोकस पर, बर्दाश्त, ध्यान दीजिए, फोकस पर रहेगा तो बनेगा क्या अनंत पर, कहां पर बनेगा अनंत पर। उसके बाद बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, उल्टा व वास्तविक, उल्टा हुआ वास्तविक। क्लिक कर दीजिए। भौतिक राशि और मात्रा, क्या बात करेंगे, भौतिक राशि और मात्रा की बात करेंगे। ध्यान से भौतिक राशि और मात्रा की करेंगे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। जो लोग घर में सोए हुए हैं उनको जगाएंगे, फिर इसको दिखाएंगे कि नहीं, बहुत लोग इसको ऐसा मार दिया है कि नहीं, लेकिन लास्ट टाइम में करका देंगे उसको, है कि नहीं। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या आता है कूलम, क्या आता है कूलम। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या आता है, वो कौन बोलता है एम्पियर, पढ़ल मुस्तैद है। ध्यान दीजिए, विद्युत आवेश का मात्रा कूलम क्या आता है कूलम। विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव का सही मात्रा क्या होगा वोल्ट, क्या होगा बोलिए वोल्ट। उसके बाद विभवांतर, विभवांतर का सही मात्रा क्या होगा विभवांतर का सही मात्रा भी होगा वोल्ट। वोल्ट का खोज किसने किया था, अलेसांद्रो वोल्टा, किसने किया था अलेसांद्रो वोल्टा। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता को किसने किया था फैराडे, फैराडे, पूरा नाम माइकल फैराडे, फैराड होगा फैराड, सॉरी फैराड। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। अब आपकी का बात सही हुआ। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होगा एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। भौतिक राशि और मात्रक में कहता है विद्युत आवेश का मात्रक कूलम, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट और विद्युत धारिता का फैराड और विद्युत धारा का एम्पियर। कोई दिक्कत लिख लिए। हमें खाना है फिर आना है कि नहीं, यहाँ खाना की व्यवस्था नहीं है तो यही रखते हैं आप लोग। विद्युत धारा, ये तो हो गया विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर ठीक। उसके बाद सॉरी एम्पियर में इधर से होगा एम्पियर। उसके बाद प्रतिरोध की बात करें, क्या करेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम। विशिष्ट प्रतिरोध
ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होगा? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। और विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता क्या होगा? ओम ध्यान दीजिए, टॉलमी ने क्या किया? भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? खगोलिकी के बारे में। खगोल क्षेत्र से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। टॉलमी ने क्या किया? भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया कब? 140 ईस्वी में। और उसके बाद कोपरनिकस सूर्य केंद्र की सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? 1543 ईस्वी में। ठीक। उसके बाद केपलर ग्रहीय गति के नियम, ग्रह कैसे कैसे घूमता है उसके बारे में कब किया था? 1571 से 1630 के आसपास में। ठीक। गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किया। गैलीलियो ने क्या किया? अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किया। उसी ने क्या गैलीलियो ने देखा था सबसे पहले किसको? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो तारा है। ठीक। उसका न्यूटन ने परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया? परावर्तक दूरबीन का। इसको लिख लीजिए, हो सकता है करंट जाए, 5 नंबर आ जाए। ध्यान दीजिए, हम लोग बात करेंगे क्या? केमिस्ट्री के बारे में। अभी हम लोग क्लियर करेंगे कि पैरामेडिकल में क्या क्या केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। क्या करेंगे क्लियर? पैरामेडिकल में क्या क्या केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए कुछ एक क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, इसमें आप जो है इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो है केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है रासायनिक सूत्र। क्या पूछा जा सकता है? क्या पूछा जा सकता है? रासायनिक सूत्र। मतलब रासायनिक नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसका सूत्र बताइए। समझ गए? उसमें क्या होगा? सबसे पहले आपका कॉलम क्या होगा? रासायनिक सूत्र का। जैसे कि अगर वहां पर दे देगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस तरह के नाम होंगे। और ऑप्शन में ढेर सारे तत्वों के नाम दिए गए होंगे, सूत्र के नाम दिए होंगे। उसमें आपको चुनना है HCl। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, रासायनिक सूत्र का क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आपको 8-10 रासायनिक सूत्र मुख्य जो है आपको रखना होगा। H2SO4, HCl, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का ये क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन सब चीजों को कुछ एक जो है जो बार बार आने वाले नाम्स हैं उनको आपको देखना होगा एक बार रासायनिक सूत्र में। ठीक। उसके बाद आता है क्या हम लोग का? फिर आता है दुर्बल तथा प्रबल। एक आता है क्या? दुर्बल तथा प्रबल। दुर्बल तथा प्रबल में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जैसे दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म, प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म, ये सब चीजें आती है। तो इसमें हमको करना है क्या? ये कहता है क्या कि प्रबल अम्ल सबसे पहले क्लियर करेंगे। पहले क्लियर करेंगे किसको? अम्ल को। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? यानी कि जो जल में घुलकर, यानी किसमें घुलकर? जल में, यानी कि H2O में घुलकर लगभग, यानी थोड़ा बहुत बचत कोई दिक्कत नहीं है, लगभग पूर्णतः आयनित हो जाए। जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाए वो क्या हो गया? प्रबल अम्ल। क्या कहलाएगा वो? प्रबल अम्ल। ठीक। उसके बाद जैसे मैं क्या एग्जाम्पल में प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल लेंगे। HCl, HNO3 और H2SO4, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल के उदाहरण। प्रबल अम्ल क्लियर? तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाए वो क्या है? प्रबल अम्ल है। ठीक। एग्जाम्पल में क्या? HCl, HNO3, H2SO4। उसके बाद आता है क्या? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। उसके बाद बात करेंगे दुर्बल अम्ल का, जो जल में घुलकर आंशिक तौर पर, जो जल में घुलकर आंशिक तौर पर, जो जल में घुलकर आंशिक तौर पर
आयनिक हो। जो जल में घुलकर आंशिक तौर पर आयनित हो उसको क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल में लेंगे, एग्जाम्पल में क्या होगा? H2O3 सॉरी H2CO3 और HCH3COOH H3BO3। ये सूत्र होगा कार्बोनिक अम्ल का। ये किसका सूत्र है? कार्बोनिक अम्ल। ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल। और ये लास्ट में क्या आपका? बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल। अभी हम पढ़ेंगे IUPAC नाम के बारे में। क्या पढ़ेंगे? IUPAC नाम। क्या पढ़ेंगे? IUPAC नाम। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जानेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। IUPAC नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ चीजें जो है जानने वाली चीजें हैं। तो जैसे कि एग्जाम में आता है संरचना सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। जैसे कि क्या आता है? संरचना सूत्र, तत्वों का संरचना सूत्र। तो उसमें सबसे पहले जानेंगे क्या? इस सूत्र का संरचना सूत्र। सबसे पहले सूत्र जानेंगे, फिर उसका संरचना सूत्र जानेंगे। अभी हम पढ़ेंगे संरचना सूत्र। क्या पढ़ेंगे? संरचना सूत्र पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास सूत्र है क्या? C2H2। क्या है? C2H2 हमारे पास सूत्र है, जिसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार इसका जो है संघनित सूत्र बनेगा, फिर किस प्रकार इसका संरचना सूत्र बनेगा, उसके बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले संघनित सूत्र पढ़ेंगे। तो इसका परमाणु संख्या ये है कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या होता है कितना? 6। और बाह्य कक्षा में होता है कितना? 4। तो अब देखिए होता है क्या? ये है कार्बन, ये है कार्बन। हमारे पास कार्बन कितना है? 2 है। तो 2 कार्बन है और उसका क्या करना है? संघनित सूत्र बनाना है। और हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? 2 है। तो इसको भी एडजस्ट करना है। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। तो इसको 1 के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे? 3 इधर 3 इधर करेंगे। ठीक, ये तीनों आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, उसके बाद बचा इस कार्बन का 1, फिर इस कार्बन का 1, जो कि यहां हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? गठबंधन करेगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है? C2H2 का ये बन गया हमारा संघनित सूत्र। ये क्या बन गया हमारा? संघनित सूत्र। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। तो C2H2 का यह है संघनित सूत्र। इसमें क्या हुआ? कार्बन का जो बाह्य कक्षा में 4 है, वो 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? आदान प्रदान किया है, जिसमें बॉन्ड बनाया है। 2 कार्बन आपस में बॉन्ड बनाया 3-3 से, और बचा 1 जो कि हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया, संरचना बनाया। तो ये संघनित सूत्र है। और हम इसका संरचना सूत्र पढ़ेंगे। तो इसमें संयोग की बात है कि इसका संघनित सूत्र और संरचना सूत्र भी सेम होता है, लेकिन सबका ऐसा होता नहीं है। जैसे इसका संरचना सूत्र भी सेम बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, 1 बॉन्ड, फिर 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब उसी प्रकार हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा C3H4। एक और समझेंगे C3H4। इसमें पढ़ेंगे क्या? इसका संघनित सूत्र क्या बनेगा? इसका संघनित सूत्र बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH। यहां पर देखिए हमारे पास कितना है? कार्बन कितना है? 3 है। तो यहां पर कितना हो गया? कार्बन 1 2 3। और हाइड्रोजन कितना है? 4। तो इसका संघनित सूत्र कितना बनाया हम? 3 हाइड्रोजन इधर रखे और 1 हाइड्रोजन इधर रखे। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? इनका देखिए ये 2 कार्बन है, तो यहां दोनों कार्बन का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया। तो यहां पर क्या हो गया?
अब देखिए इसमें कहता है क्या कि ये लेकिन ये क्या कहलाता है, संघनित सूत्र कहलाता है, इसलिए इसमें क्लियर नहीं होता। तो हमारे पास एक सूत्र क्या है, C3H4, C3H4। इसका संघनित सूत्र क्या बनाएंगे, CH3 एक बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर इसका संरचना सूत्र जब बनाने की बात हो तो इसको क्लियर करेंगे कि कैसे इसके साथ CH3 जुड़ा है और ये किसके कैसे जुड़ा है। इसको क्लियर करेंगे क्या, C जिसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये C जिसके साथ क्या है 3 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बनाया है। उसके बाद एक बॉन्ड के साथ क्या कार्बन, तो अब इस कार्बन का क्या हो गया, बाह्यतम कक्षा में 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4, और सभी हाइड्रोजन का एक पूरा हो गया, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, एक इसका, ठीक। तो सबका इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब इस कार्बन का पूरा करेंगे, इस कार्बन का एक यहां, अब इसका फिर 3 इधर, फिर 3 इसका, ये कार्बन का। तो इस तरह से ये बॉन्ड बना लिया। फिर इसके साथ एक बॉन्ड बनाता है कौन, इस तरह से ये संरचना हुआ। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आपको दिया जाएगा क्या क्वेश्चन में, ये संरचना, ये सूत्र दिया जाएगा, फिर उसका हो सकता है संघनित सूत्र पूछ दे, या फिर हो सकता है आपसे पूछ दे संरचना सूत्र। तो वहां पर ये आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या को काउंटिंग करके, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को काउंटिंग करके आपको क्लियर करना है। अगर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां आपको हर हाल में आपको क्लियर करने के लिए जो वहां पर तत्व दिया गया है, जो वहां पर तत्व दिया गया है, चाहे कार्बन हाइड्रोजन जो भी हो, उसका परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए। परमाणु संख्या बिना आप वहां पर फेल है, इसलिए आपको पूछे तत्वों की परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। हाँ, और उसका जो है फिर उसका संरचना जब आप बनाएंगे तो उसको बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, क्या पढ़ेंगे हम, IUPAC। तो इसमें कुछ तत्वों के नाम पढ़ेंगे, जिसका साधारण नाम और IUPAC नाम जानेंगे। ध्यान दीजिए, साधारण नाम, फिर IUPAC नाम। ये एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इनमें से कोई आपको पूछ दे, और आप अपने स्तर से भी कुछ IUPAC नाम देख लीजिएगा। जैसे हम साधारण कुछ आपको नाम दे रहे हैं, जैसे एसिटिलीन, इसका क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा, एथाइन। दूसरा मेथिल एसिटिलीन, इसका होगा क्या, प्रोपाइन। उसके बाद एथिल एसिटिलीन, क्या है, एथिल एसिटिलीन। इसका क्या होगा, एक ब्यूटाइन। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, डाइमेथिल एसिटिलीन। डाइमेथिल एसिटिलीन का क्या होगा, 2 ब्यूटाइन। अभी हम पढ़ेंगे क्या, उत्कृष्ट गैस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, उत्कृष्ट गैस के बारे में। एग्जाम में आता है क्या क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं। इसमें क्या आता है क्या, उत्कृष्ट, जैसे गैस की बात आएगी तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, कुछ अन्य गैसों का नाम होगा, उसके साथ साथ उत्कृष्ट गैस का भी नाम होगा, ठीक है। इसमें उत्कृष्ट गैस क्या होता है, HENEAR, क्रिप्टन, ये आता है क्या, उत्कृष्ट गैस में। ये ऑप्शन में जैसे ही रहे, आप इसमें से कोई एक, अगर कोई ऑप्शन में होता है तो ये सब क्या है, उत्कृष्ट गैस है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, खोजकर्ता। केमिस्ट्री में आता है क्या एग्जाम में, कि खोजकर्ता। कुछ चीजें इंपॉर्टेंस है आप केमिस्ट्री में खोजकर्ता, जैसे क्या कि सबसे पहले रसायन विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में कुछ चीजें, जैसे कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता, ऑक्सीजन के खोजकर्ता, यानी कुछ तत्वों के नाम, कुछ धातुओं के नाम, उसके खोजकर्ता आप देख लीजिएगा। वो इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आता है।
जैसे में क्या, परमाणु संख्या की खोज किसने किया? मोसले ने किया था। हम आपको कुछ बता देते हैं, बाकी आपको खुद से भी अध्ययन करना है। जैसे में क्या, खोजकर्ता के बारे में पढ़ेंगे, खोजकर्ता। जैसे में क्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के खोजकर्ता मोसले, परमाणु संख्या के खोजकर्ता मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी के भी खोजकर्ता मोसले ही है। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? ये भी मोसले ही है, मोसले। ठीक, उसके बाद अपवर्तन, अपवर्जन, अपवर्जन सिद्धांत, अपवर्जन सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? पाउली। कौन है खोजकर्ता? पाउली। उसके बाद क्या है कि विटामिन के खोजकर्ता, विटामिन ए लिखे, विटामिन ए और बी के खोजकर्ता कौन है? मैकुलन। मैकुलम। उसके बाद देखिए विटामिन B1 का खोजकर्ता, विटामिन B1 का खोजकर्ता होगा कौन? फंक। कौन होगा? फंक। विटामिन B2 का खोजकर्ता DT स्मिथ, DT स्मिथ। अब देखिए यहां पर पढ़ेंगे क्या, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कुछ अयस्कों के नाम। क्या आता है क्वेश्चन? कुछ अयस्कों के नाम, जिसमें क्या होता है, जैसे में बॉक्साइड है, गैलेना है, बायराइट्स है, सिलिना है। जैसे क्या, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। उसके बाद बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम। उसके बाद कैसीटेरेटा, कैसीटेरीटा, कैसीटेरीटा ये किसका अयस्क है? टीन का अयस्क है, टीन का अयस्क है। देखिए पैरामेडिकल में ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आता है, सब नॉर्मल क्वेश्चन आता है, तो ज्यादा हैवी चीजें, ज्यादा हार्ड चीजें नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका कल या परसों एग्जाम है, परसों एग्जाम है आपका, तो आपका जो है उसको आपको हैवी क्वेश्चंस नहीं डील करना है, सॉफ्ट क्वेश्चन डील करना है। उसके बाद आता है क्या? सीना ब्रियो, सीना ब्रियो। सीना ब्रियो किसका अयस्क है? पारा का। सीना ब्रियो किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। उसके बाद गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? शीशे का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? शीशे का अयस्क है। पायराइट किसका अयस्क है? गंधक का अयस्क है। पायराइट किसका अयस्क है? गंधक का अयस्क है। सिल्विना किसका अयस्क है? पोटास का अयस्क है। पोटास का अयस्क है।